हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज के क्लास में हम 10th वाले स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम बता रहे हैं, यानी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितना भी भाषा वाला हिसाब है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक्सरसाइज 3.5 प्रारंभ किए हैं। एक्सरसाइज 3.5 हम आपको समझा लेंगे जब सारा, तो फिर पीछे वाला भी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी हम आपको बारी बारी से सब बता देंगे। तो पहला जो टाइप का सवाल है वो हम स्टार्ट करते हैं, और पहले टाइप के प्रॉब्लम में टोटल जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम है वो है 5, यानी 1 से लेकर के 5 तक जो सवाल है वह आपको पहले सॉल्व करना है। तो आइए पहला टाइप का टोटल सवाल बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं कि आप किस तरह से इसका सारा का सारा प्रॉब्लम यानी 1 से लेके 5 तक अब बना लीजिएगा। पहले वो जानिए। तो देखिए, जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम रहे तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा वो सुनिए। सबसे पहला काम क्या करना आपको कि आप सावधानी पूर्वक, ध्यान से सुनिएगा, आप सावधानी पूर्वक सवाल को पढ़िए। ये सबसे पहला काम है कि आप सवाल को पढ़िए। पढ़ने के बाद अब हम जो जिस टाइप का प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें कहता है 2 संख्या, इसमें कहता है आपको 2 संख्या, यानी 2 अलग अलग संख्या है, एक संख्या और दूसरी संख्या। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार 2 चर राशि मान सकते हैं। तो हम लोग जनरली एक्स वाई लेके चलते हैं, इसलिए हम एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन चर राशि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो सवाल जैसे पढ़िए और आपको लगे कि उसमें 2 संख्याओं की चर्चा किया है, तो जैसे ही 2 संख्या बोले वो आप एक संख्या को कुछ मान लीजिए और दूसरी संख्या को भी कुछ मान लीजिएगा। ये सबसे पहला काम आप कीजिएगा। अब दूसरा काम जो करना है आपको वो क्या करना है कि अब आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप पढ़ेंगे, फिर उसको ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, यानी सवाल को तब तक पढ़िए वो जब तक आपको सवाल ना याद हो जाए। जैसे वो सवाल आपको याद हुआ अब आप उसको अप्लाई कीजिए। एक बात और, लैंग्वेज प्रॉब्लम जब कभी भी आप बनाइए तो एग्जाम्पल खुद के सामने रखिए, यानी आप कुछ भी 2 सामान ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 संख्या बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने घर से 2 चीज को उठा लेंगे। किसी चीज को, एक को बोल देंगे ये पहला सामान है, दूसरे को बोल देंगे दूसरा सामान है, या वो भी नहीं हो पाए तब क्या कीजिए, एक सामने वाले किसी व्यक्ति को बिठा लीजिए। मान लीजिए पहला आप है दूसरा वो है, या पहला वो है दूसरा आप है। फिर जिसको आप पढ़े, जिस एक स्टेप को आप पढ़े हैं उसको आप आपस में अप्लाई कीजिए कि हो क्या रहा है, वो कैसे होगा। अब दूसरा बात इसमें बात करेगा वो कि अनुपात बात होगा। 3 तरह की बातें होगी। एक अनुपात यूज करेगा, वो जैसे अनुपात यूज करे तो इसका मतलब हुआ कि भाग लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुपात का मतलब होगा ऊपर में कुछ रहेगा अंश के रूप में, नीचे रहेगा हर के रूप में। यानी अनुपात दिखे तब आप क्या कीजिए, भाग लगाइए। यानी अनुपात में अंश और हर होगा, यानी जब भी अनुपात बोलेगा वो भाग की कंडीशन में जाएगा। एक बात। दूसरा बात, आपको कहेगा योग करने के लिए। योग मतलब तो पता ही आप लोगों को कि योग मतलब जोड़ होता है। कहेगा अंतर, अंतर का मतलब क्या होगा, तो घटाव होगा। यानी सवाल आपको जिस तरह से कहेगा आपको उस तरह से चलना है। एक बात और वो है कि भाषा के क्रम में देखिएगा, आप अगर मानने वाली बात करते हैं तो आप ये देखिए कि सब जैसे दो बात हो रहा है तो पहले कौन है और लास्ट में कौन है, इसको ध्यान देना है। जैसे हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। का पहला सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। फिर से पढ़ते हैं हम, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यानी 2 संख्या है जिसका अनुपात है 5 और 6। इसका मतलब हुआ कि पहला संख्या और दूसरे संख्या को जब हम भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 5/6। तो जब 2 संख्या की चर्चा हुई तो हम क्या करेंगे, इसमें संख्या मान लेंगे। तो आइए संख्या मानते हैं, यानी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो माना कि
पहला एवं दूसरा संख्या x है। यानी इस सवाल हम जैसे ही पढ़े कि दो संख्या, हम जैसे ही पढ़े इसमें दो संख्या, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास दो संख्या है। तो हम क्या किए, प्रॉब्लम को पूरा बनाना बंद किए। पहले हम मान लिए कि माना कि पहली संख्या x है एवं पहला एवं दूसरा संख्या क्रमशः x एवं y है। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, ये मान लिया आप लोग। अब आगे जो करना है उसके लिए क्या करना होगा, हमको स्टेप को पढ़ना होगा। पढ़ते हैं फिर से हम आपके सामने कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग होता है। तो अगर दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, इसका मतलब है कि हम पहले लिखेंगे पहली संख्या, नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या, और अनुपात में क्या लिखेंगे बराबर में, तो 5 लिखेंगे ऊपर और 6 को लिखेंगे नीचे। प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है कि पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या बराबर क्या है, तो 5:6। अनुपात का मतलब क्या होता है, तो भाग। पहला संख्या क्या माने हम लोग, x, क्या लिखे हम, x भाग दिए। दूसरा संख्या क्या माने हैं यहाँ पे, y, तो क्या लिखे, y लिखे। अब बोलिए बराबर है यहाँ, तो क्या दिए, बराबर दिए। अब बताइए यहाँ पहले कौन सा है, 5, ऊपर कौन होगा यहाँ 5, नीचे कौन है 6, तो क्या होगा 6। बहुत अच्छा। अब बढ़िए आगे, जब आप लिख लेते हैं समीकरण के रूप में इसको, यानी जब हम भाषा के अनुसार चीजों को लिख लेंगे, तब हम क्या करेंगे इसको, तब इसको थोड़ा हम सिंपल बना लेंगे। यानी आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए 6 तरह गुना होगा तो हो जाएगा 6x, और ये y इधर आके होगा तो क्या हो जाएगा 5y। फिर क्या करते हैं हम लोग, बराबर के रूप में लाते हैं, तो और यहां से हो जाएगा 6x, ये 5y प्लस है तो इधर आके क्या होगा, ये माइनस, बिल्कुल सही, यानी -5y = 0। ये हो गया मेरा समीकरण 1, यानी हम पहला काम कर चुके। अब आइए जब एक स्टेप हो जाए तब दूसरा स्टेप पे ध्यान दीजिए। तो दूसरा है पुनः। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप होता है यदि प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक का मतलब सभी से, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए। फिर से एक बार, कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पहले हम एक काम करेंगे, आगे बाद में प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, यानी प्रश्न से। अब बताइए तो पहला संख्या जो आपका होगा इसके सवाल के अनुसार, तो पहला संख्या माने थे कितना x, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है यहाँ पे 8 घटाना है, तो पहला संख्या क्या होगा, तो x - 8 होगा। अब हम फिर ध्यान देते हैं कि दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या क्या माने थे हम लोग, तो दूसरा संख्या हम माने थे y। तो जो y था इस प्रश्न के हिसाब से क्या कहता है कि 8 उसमें आपको घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा y - 8। हम बस एक एक स्टेप करके कर रहे हैं। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, इस पर हम ध्यान देंगे। मेरा पहला संख्या कितना हो गया, x - 8, क्योंकि पहला हम माने थे x, जैसे उसमें 8 घटाए ये हो गया x - 8। अब दूसरा संख्या क्या था मेरा y, जैसे हम उसमें 8 घटाए वो क्या हो गया, तो y - 8। अब आगे बढ़ते हैं फिर, तो उनका अनुपात, किनका अनुपात, घटाने के बाद जो संख्या होता है उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी पहला संख्या
अनुपात दूसरा संख्या बराबर कितना, तो 4:5। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब ही होता है भाग। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग। तो यानी यहां से पहला संख्या क्या है मेरा, x-8, दूसरा संख्या क्या है देखिए ना, y-8 बराबर 4/5। जैसे ही हम सवाल के अनुसार चीजों को लाए, सवाल का काम समाप्त। अब यहां से आपका काम प्रारंभ होता है। तो आपको क्या करना है, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, होगा 5 × x-8 4 × y-8। और यहां से हम इसको सॉल्व करते भी, और तो कीजिए, तो क्या होगा बोलिए, तो 5x - 40 = यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4y - 32, यानी हम गुना कर दिए तो प्लस 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 5 × x 5x प्लस माइनस माइनस 8 × 5 40, फिर यहाँ देखिए प्लस 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 4 × y 4y माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहां से हो जाएगा मेरा 5x - 4y - 32 प्लस 40, यानी ये 4y इधर प्लस था, इधर आके क्या हुआ माइनस, ये 40 जो था इधर माइनस हो गया, क्या हो गया प्लस, और इससे क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल गया 5x - 4y, और वहां यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है और माइनस का साइन छोटा है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो यहां से मिलेगा आपको 8, ये हो गया दूसरा। यानी हमको पहले इस एक स्टेप से, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक हम जब पढ़े, यानी हम पढ़े कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी पहला संख्या मेरा x था, दूसरा y है। इस एक स्टेप को पढ़ने से मात्र हमको ये पता चला कि पहला संख्या दूसरे संख्या, पहली संख्या और दूसरा संख्या के अनुपात हमको कितना मिला, 5:6। इसको हम सरल किए, यानी प्लस वाला जाके इधर डिवाइड था मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड था जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो हमको मिल गया इससे 6x - 5y। जब हम यहां से इसके दूसरे स्टेप को पढ़े, इस दूसरे स्टेप को जब हम पढ़े तो मात्र इस दूसरे स्टेप को पढ़ने से हम यहां पहुंचे। दूसरे स्टेप के हिसाब से ये था कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, तो पहला संख्या से भी 8 घटा दिया, दूसरे संख्या से भी 8 घटा दिया, और तब हम क्या देखते हैं कि उसका अनुपात कितना था, 4:5, यानी पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये, अब से ये ना, तो इसका अनुपात कितना 4/5। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 8 पर देखिए 5x 40 4/32, फिर 4y वाले टर्म इधर लाए, उसको एडजस्ट कर दिए। इस तरह से हम क्या किए, समीकरण बना लिए। यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको बस ध्यानपूर्वक सिर्फ आपको उससे इक्वेशन बनाना, यानी समीकरण तैयार करना। जब आप कर लिए तो हम लोग पढ़े हैं हल करने का तरीका, प्रतिस्थापन विधि 1, तुलनात्मक विधि 2, विलोपन विधि 3, बजगुणन विधि 4। इन 4 विधियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जो आपको हल का लगे। अगर प्रतिस्थापन आसान लगता है आपको, तो आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करिए। अगर आपको तुलनात्मक अच्छा लगता है तो तुलनात्मक से बनाइए। यदि आपको विलोपन पसंद है तो विलोपन लगाइए, और यदि आप बजगुणन आपको अच्छा लगता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस सवाल को अब आप जिस विधि से आपको हल करना है करिए, बस हल को ध्यान से करना है। यानी हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम पहला टाइप में प्रतिस्थापन यूज करेंगे, दूसरे टाइप में हम तुलनात्मक यूज करेंगे, तीसरे टाइप के सवाल में हम विलोपन यूज करेंगे, और चौथे टाइप के सवाल में हम बजगुणन विधि लगाएंगे। तो आइए हम आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं। चलिए देखिए,
हम सवाल है मेरा, यानी पहला इक्वेशन हमारे पास कितना आया था 6x माइनस 5y बराबर 0। दूसरा क्या था, तो 5x माइनस 4y बराबर 8। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब कि यहाँ पर हम समीकरण 1 से चलेंगे या समीकरण 2 से चलेंगे, ये हमारी मर्जी होगी। उसके बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान निकाल सकते हैं। और यदि हम समीकरण 1 से चलेंगे तो वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। और यदि समीकरण 2 से चलेंगे तो वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम चलते हैं किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं किसका, तो x का, यानी और 6x। अब बताइए ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस, तो यानी 6x बराबर आपका हो गया कितना, तो 5y और x इज इक्वल टू 5y बाय 6। और इसको हम नाम क्या दे दिए, तो समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे किस में, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी हम क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में हम x का वैल्यू रख रहे हैं। लिखिए समीकरण 2 क्या है, तो 5x माइनस 4y बराबर 8। अब आप सभी को पता है बदलता कौन है, केवल चर राशि, अचर तो बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम किसका मान रख रहे हैं, x का, यानी बदलेगा कौन, x। याद रखिएगा हमेशा चर राशि बदलता है, अचर नहीं बदलता है। और यहाँ बदलने वाला कौन है, तो x केवल, यानी और 5 कांस्टेंट था इसलिए उसको नहीं बदले। जहाँ x है वहां हम क्या रख दिए, तो 5y बाई 6 माइनस 4y बराबर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हो गया आपका 25y बाय 6 माइनस 4y बाय 1 इज इक्वल टू 8। अब बताइए 6 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, तो 6। फिर 6 से भाग लगाइए, कितना मान कटेगा, एक बार में, एक गुना कर देंगे यानी 25y हो जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे 6 में, कितना बार में, तो 6। और जो 6 आएगा उसको ऊपर से गुना करेंगे तो 6 4 24y बराबर कितना, 8। अब 25y में अगर 24y को घटाइएगा तो बचेगा कितना, y। अब ये देखना है कि इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो 25 का साइन प्लस है, 24 का साइन माइनस है। दो संख्याओं में क्या होता है, अगर डिफरेंट साइन हो तो घट जाता है। और घटाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका साइन लिखते हैं जो बड़ा हो। यहाँ बड़ा कौन है, तो 25, तो साइन किसका लिखेंगे हम, 25 का। तो यहाँ पे होगा y और इधर आपका जो है 8 इंटू डिवाइड था, इस तरह क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से हो जाएगा y बराबर 48। हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो x का। तो समीकरण 3 से, यानी x बराबर 5y बाय 6, यानी 5 इंटू y का मान 48 बाय 6, 6 से काटिए तो 6 48 यानी 8, यानी होगा 5 इंटू 8 यानी 40। इससे हो गया x का वैल्यू 40 एवं y का वैल्यू कितना, 48। अब है कि जो सवाल आप बनाए, यानी जो आप सॉल्व करके लाए, वो आपका सही है या गलत है, यह ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। अब आइए आपको चेक करना है कि आपका सवाल सही है या गलत है, यानी आप जो लाए उत्तर वो आपका सही है गलत, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, वो ये करना है कि हम इक्वेशन 1 से चलेंगे, यानी समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 है कितना मेरा, 6x माइनस 5y बराबर 0। अब हमारा x y का वैल्यू सही कब होगा, जब इस समीकरण को वह संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट करने का मतलब कि जब हम x और y का मान LHS में रखेंगे तो हमको RHS मिल जाएगा। आइए रख के देखते हैं। तो यहां से हो जाएगा मेरा 6 इंटू x का मान कितना है, तो 40
तो यहाँ 40 रखे, फिर -5 इंटू वाई का मान कितना निकाले, तो 48 निकाले, यानी यहाँ से हो गया मेरा बराबर में 0, यानी यहाँ हो गया मेरा, देखिए 6 × 24 यानी 240, और यहाँ गुना कीजिए 8 × 5 = 40 का 0, बाकी कितना, बाकी 4, तो 5 × 4 = 20 और 20 × 24 बराबर कितना 0, यानी हम क्या देखते हैं, इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब है कि चूंकि LHS RHS के बराबर है, इसीलिए हम जो x y का मान निकाले हैं वो सही है। अगर आपको डाउट हो, अभी भी डाउट हो सकता है दूसरा में फेल कर जाए, हो सकता है ना, कि हो सकता है इक्वेशन 1 में काम किया दूसरा में फेल कर जाए, तब तो हम इसको दूसरे में भी रख के देख सकते हैं। आइए पुनः, यानी हम अब इसको दूसरे में भी चेक करते हैं, तो दूसरे में कैसे चेक करेंगे वो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरा है क्या आपके पास इक्वेशन, यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन है आपका 5x - 4y = 8, ये मेरा दूसरा है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग वैल्यू डालेंगे किसका, तो x और y का। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो 5 × x का वैल्यू 40 और -4 × y का वैल्यू 48, आना चाहिए कितना 8। अगर हमको 8 मिला तब तो मेरा सही है, और नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, यानी हमको बराबर में 8 लाना है। चलिए देखते हैं, वही आगे यहाँ से और आगे क्या होगा उस पर ध्यान देना आपको। देखिए 5 × 20 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 200, ठीक है। अब यहाँ करते हैं 8 × 32 के 2, बाकी 3, 4 × 16, 16 × 3 = 19, बराबर कितना है, इधर 8 है, और इधर में हमको घटा कितना मिला 8, यानी हम क्या देखते हैं कि LHS मेरा RHS के बराबर है, यानी हम जो वैल्यू निकाले x y का वो सही है। ध्यान रखिएगा, आपको चेक करना है निकाला गया वैल्यू कि वो सही है या नहीं है। क्या समय लगता है बनाने में, प्रॉब्लम मायने नहीं रखता है, प्रॉब्लम जो सही बनाएगा उसका वैल्यू होता है। इसीलिए आप अपना चेक कीजिए कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। चलिए अब हम प्रॉब्लम देखते हैं दूसरा। इसी टाइप के हम आपके सामने इस टाइप का दूसरा सवाल लेके आए। दूसरा सवाल क्या है, फिर से ध्यान रखिएगा, समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, प्रॉब्लम बाद में बनेगी। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। पहला क्या ध्यान देते हैं, दो संख्याओं, पहला पॉइंट क्या पढ़े हम, दो संख्या। अब दो संख्या कुछ रहेगा तब ना काम होगा, पहले संख्या माने ना हम, तो आइए पहले संख्या मान लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि पहला संख्या x एवं दूसरा संख्या y है। हम सबसे पहला काम क्या किए, इस प्रॉब्लम को पढ़े और मान लिए कि पहला संख्या जो है मेरा वह x है और दूसरा संख्या क्या है y, मान लिए हम। अब बढ़ते फिर आगे, दो संख्याओं का योग 16 है। आपसे कहा जा रहा है इसमें कि जब दो संख्याओं को आप जोड़िएगा तो उसका योग क्या मिलेगा 16। योग मतलब क्या होता है, जोड़ या घटा या गुना या भाग, क्या होता है बोलिए, हाँ बिल्कुल सही, योग मतलब जोड़ होता है। तो कहता है दो संख्याओं का योग क्या है 16। अगर दो संख्याओं का योग 16 है, इसका मतलब हुआ कि मेरा पहला संख्या कौन है x और दूसरा संख्या कौन है y। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़िएगा, हाँ x प्लस y, बिल्कुल सही। तो x प्लस y बराबर क्या होगा 16 ना। तो चलिए प्रश्न से पहला पॉइंट कहा आपको कि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर 16। ये था ना पहला मेरा। अब आइए, पहला संख्या क्या है आपका x, दूसरा संख्या क्या है y, यानी x प्लस y बराबर 16। समीकरण एक डन हो गया। अब आइए दूसरा, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए
तो दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में यानी दोनों में x में भी और y में भी यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, क्या करिएगा? जोड़िए, घटाइएगा, जोड़िएगा ना। तो चलिए क्या तो देखते हैं। पुनः अब हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा? तो पहला संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा कितना? तो हम पहला संख्या हम 4 जोड़ देंगे। तो पहला था कितना? पहले कितना था? x। अब क्या करना है? इसमें जोड़ना है कितना? 4। तो अब संख्या क्या होगा पहला? तो अब हो जाएगा मेरा x प्लस 4। फिर ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट पे कि यहां दोनों में जोड़ना है, पहला में भी दूसरा में भी। तो दूसरा संख्या पहले क्या था? y। दूसरा संख्या पहले क्या था? y। अब क्या करना है? मुझे इसमें 4 जोड़ना है। जैसे ही 4 जोड़ेंगे हम कि दूसरा संख्या मेरा वो क्या हो जाएगा? y प्लस 4। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बॉस अब कहता है आगे बढ़िए। तो उनका अनुपात, किनका अनुपात? संख्याओं का अनुपात, यानी इस संख्या का लास्ट स्टेप की बात हो रहा है, यहां की बात हो रहा है, इसकी बात नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप 4 जोड़िएगा तब तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। अब बाबू साहब थोड़ा ध्यान देना है आपको कि ये पहला संख्या कितना आपका? x प्लस 4। दूसरा संख्या कितना आपका? y प्लस 4। और सवाल कर रहा है आपका कि पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या बराबर कितना है मेरा? 2:1। यानी इसके हिसाब से पहला संख्या मेरा कौन है यहाँ? तो x प्लस 4। दूसरा संख्या कौन है? तो y प्लस 4। अनुपात कितना है? 2:1। भाषा का कहानी समाप्त। यानी लैंग्वेज जो था वो बोल के बेचारा चुप हो गया। अब हमको क्या करना है? यहाँ से कैलकुलेट करना चीजों को, यानी इसकी गणना करनी है हमको। तो आइए यहां से क्या करेंगे हम इसको? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1 इंटू एक्स प्लस 4, 2 इंटू वाई प्लस 4। अब आइए गुना करते हैं। देखिए प्लस प्लस प्लस, एक एक्स में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ 4 हो जाएगा। इधर देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 2 गुना वाई यानी 2y। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 4 2 जा 8। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक जैसा, इधर वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, यानी x2y प्लस क्या होगा? तो माइनस यहाँ 8 और ये जाके हुआ माइनस, यानी आपका हो गया x माइनस 2y बराबर 4। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करें। तो मेरा पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 16 और दूसरा हो गया x माइनस 2y बराबर 4। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं इस बार कि समीकरण 2 से लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, यानी इसमें हम समीकरण 2 से चलते हैं। तो क्या ले लिए हम? x माइनस 2y बराबर 4 और x बराबर 4 प्लस 2y, ये हो गया मेरा तीसरा समीकरण। यानी हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लिए। ये था माइनस, इधर हो गया प्लस। जब हम समीकरण 2 से मान निकालें तो हम वैल्यू किस में रखेंगे? बोलिए। तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या? तो x प्लस वाई बराबर 16, यानी जहां पर x है वहां रखें कितना? 4 प्लस 2y रखिए, यानी आपका हो जाएगा 4 प्लस 2y। ये वैल्यू किसका है? x का। फिर प्लस था तो प्लस दिए, y है तो y देंगे, यहाँ हो गया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं और 4 प्लस 2y प्लस y बराबर 16। यहां से बढ़ते हैं आगे।
और 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 16 और 3y इक्वल टू 16 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 12/3। क्यों? क्योंकि 16 में जब 4 घटेगा कितना बचेगा आपके पास? 12 बचेगा। ये 3 गुना थे, क्या हो गया? भाग लग गया और इससे y का मान कितना हो गया मेरा? 4। जैसे हमको y का मान मिला, हम इस y के वैल्यू को कहाँ रख देंगे? तो समीकरण 3 में हमको किसका मान मिल जाएगा? x का। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है भाई? देखिए वहां x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, ये हमारा समीकरण 3 है। अब आइए यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू वाई जगह कितना है? y वैल्यू 4 रख दिए। फिर यहाँ से 4 प्लस 4 दूनी 8 और 8 4 12। इससे हमको मिला x का वैल्यू 12 एवं y का वैल्यू आपको 4। इसका मतलब पहला संख्या हो गया 12 और दूसरी संख्या हो गई 4। लेकिन हमको अगर चेक करना पड़े कि हम जो निकाले हैं वो सही गलत, कैसे चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, हम लोग फिर से सारा वैल्यू कहाँ रखेंगे? तो समीकरण ये चेक करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 16, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 4 इक्वल टू 16, यानी 16 इक्वल टू 16। पहला समीकरण के हिसाब से वैल्यू सही है। फिर दूसरा भी चेक कर लेते हैं पुनः। दूसरा क्या मेरा? x माइनस 2y बराबर 4। देखते हैं क्या होता है। x यानी 12 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना? तो 4 इक्वल टू 4, यानी 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4। यानी हमारा जो है ना दोनों के दोनों समीकरण x के मान 12 पर और y का वैल्यू 4 पर क्या हो जाता है? सेटिस्फाई होता है, यानी संतुष्ट होता है। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो सही है। अब हम आपको दूसरे टाइप का सवाल बताते हैं। तो दूसरे टाइप का सवाल बनाने से पहले आपसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, फिर तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। इसमें दूसरे टाइप के सवाल में क्या है कि आपका 7 से लेकर के 11 तक, 7 से लेकर 11 तक जो सवाल है वो आपका दूसरे टाइप का है, जिसमें हम आपको इस टाइप में भी हम आपको 2 प्रॉब्लम बताएंगे। इस टाइप के सवाल में है क्या, पहले वो समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए कि एक जैसे डीएवी को ले लीजिए आप। डीएवी में क्या है? आदमी को, यानी जो स्टूडेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट को उसमें एक बार एडमिशन लेना पड़ता है पर ईयर, और फिर उसको मंथली पे करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि उस स्कूल का जो फी था, मतलब एडमिशन फी जो था वो 100 रुपया था, यानी आप उसमें एडमिशन लीजिएगा तो आपको 100 रुपया देना होगा। और 1 महीना का जो फी है वहां पे वो मान के चलिए आप कि 10 रुपया है। हम फिर से रिपीट करते हैं कि डीएवी स्कूल में एक स्टूडेंट के एडमिशन का फी जो है वह 100 रुपया है और महीना का उसको कितना देना है? 10 रुपया देना है। अब बताइए, एक आदमी, एक स्टूडेंट यदि एडमिशन लिया, एक विद्यार्थी कोई, और उसमें वो 4 महीना पढ़ा, ये 4 महीना पढ़ा उसमें वह स्टूडेंट, तो बताइए वह स्कूल में कितना पैसा दिया टोटल? सोचिए, यानी सही बात 100 रुपया वो दिया किसका? एडमिशन का। और 1 महीना का फी कितना था? 10 रुपया। तो 1 महीना का फी अगर 10 रुपया था, वो कितना महीना पड़ा था? 4 महीना। तो गुना 4, और वो दोनों मिला के उसको पैसा दिया, यानी 100 प्लस, पहले गुना कम होगा तो 10 चौका 40, यानी वह स्टूडेंट जो है उस डीएवी स्कूल में 4 महीना में टोटल कितना पे किया था? तो 140 रुपया। फिर सोचिए कि यदि कोई स्टूडेंट वहां पे 6 महीना पढ़ा, 6 महीना पढ़ा इसी शर्त के साथ, वो कितना पे किया? तो वो पे किया वहां पे 100 रुपया, तो एडमिशन चार्ज उसको लगेगा लगेगा, प्लस वो 1 महीना का फी कितना दे रहा है? 10 रुपया। कितना महीना पढ़ा वो टोटल? 6 महीना। तो यानी 10 गुना 6 बराबर 100 प्लस 7, यानी
वह जो स्टूडेंट था वह 6 महीना में वहां पे 160 रुपया दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि स्कूल जो है ना अपना एक पहले एडमिशन चार्ज रखा है, वो उसका फिक्स हो गया कि भाई आप हमारे यहाँ 10 दिन भी पढ़ो चाहे साल भर पढ़ो, साल भर के बाद फिर होगा एडमिशन, अलग बात है। लेकिन आप इस पूरे साल के दौरान मेरे यहाँ एक दिन भी पढ़िएगा तो आपको पहले एडमिशन लेना होगा, यानी हमको एडमिशन के लिए पैसा देना होगा उसको, वो हम दे दिए। उसका अगर 1 महीना पढ़ेंगे तो 10 रुपया देंगे, 2 महीना पढ़ेंगे तो 10-10 करके 2 बार देंगे, यानी 20 रुपया होगा। अगर हम 3 महीना पढ़ेंगे तो 10-10-10 यानी 10-10-20-10 30, यानी 10 गुना 3 तो 10 तिहाई 30 रुपये पे करना होगा। यानी ऐसा जब सवाल रहे कि कहीं पे छात्रावास में भोजन करने वाली व्यवस्था हो, या गाड़ी का भाड़ा हो, या कहीं का किराया हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा होता है ना तो आपको क्या करना होगा कि पहले नियत को रखना होगा, और नियत एक हमेशा फिक्स होगा। देखिए 100 में कुछ नहीं हुआ, उसके 6 महीना पढ़ने से 4 महीना पढ़ने से 100 में फर्क नहीं पड़ा, यानी जो फिक्स है वो आपको ऐड करना है, लेकिन उसमें टाइम का कोई असर नहीं होगा। अगर समय है तो समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर दिन है तो दिन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 100 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? तो महीना वाला में, यानी जो मंथली पेमेंट करता है वो वहाँ फर्क पड़ेगा। तो जो आपका जो ना क्या बोलते हैं वो पर मंथ के हिसाब से है, पर दिन के हिसाब से है, हर एक किलोमीटर के हिसाब से है, वहाँ पे असर होता है। लेकिन जो नियत होता है वहाँ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि नियत भाड़ा हो तो नियत को मान लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 2 अमाउंट था, एक था 100 और दूसरा था 10, यानी अगर यहाँ पे तो हमको पता नहीं है तो एक अमाउंट को हम लोग मान लेंगे x और एक अमाउंट को क्या मान लेंगे y। अगर इसके आधार पर इसको देखें तो यहाँ होगा x प्लस 4y, यानी नियत में हम कुछ नहीं किए, हम जो भी गुना भाग करते हैं किसमें, तो जो पर के हिसाब से, यानी जो प्रति के हिसाब से रहे, चाहे पर किलोमीटर हो, चाहे पर डे हो, चाहे पर मंथ हो, चाहे पर ईयर हो, जो भी रहे उसके हिसाब से चलते हैं। तो इस सवाल में आपको ऐसा ही प्रॉब्लम मिलेगा कि कह देगा आपको कि एक टैक्सी भाड़ा का नियत किराया इतना है, फिर प्रति किलोमीटर किराया इतना है, तो नियत किराया को मान लेंगे हम लोग x और प्रति किलोमीटर को मान लेंगे y, और जो किलोमीटर जो बढ़ेगा उसका असर केवल किस पर होगा, तो y पर होगा। x को हम लोग सिंपल उसमें ऐड कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी छात्रावास में रह रहा हो तो छात्रावास के लिए मान लीजिए उसने कुछ पैसा दिया, तो माना कि वो पैसा x है। अब उस छात्रावास में अगर वो जैसे मान लीजिए अगर 1 दिन रहा तो 1 दिन जो उसको खाना मिला उस खाना का कीमत मान लीजिए y रुपये है। तो स्टूडेंट जो है ना वो जैसे छात्रावास में गया उसका फी दे दिया। अब अगर वो 2 दिन खाएगा उसको y करके 2 बार पे करना होगा, अगर 3 दिन खाएगा तो y करके वो 3 बार पे करेगा, यानी जो पर होगा, यानी जो आप प्रति के हिसाब से चलेगा, यानी चाहे वो किलोमीटर में हो चाहे दिन में हो, हम लोग बदलाव वहीं पे करेंगे। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए मेरा पहला सवाल क्या उस पर ध्यान देते हैं। तो पहला सवाल है कि एक स्कूटर के भाड़े में, एक स्कूटर है, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा फिक्स, नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े। एक स्कूटर में जो है ना एक नियत भाड़ा है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है, 2 चीज दोनों हम लोग मान लेते हैं। तो माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा x एवं प्रति किलोमीटर में तय की गई दूरी का भाड़ा y रुपया है। हम मान लिए कि जो फिक्स है ना उसका वो x है और जो पर के एक हिसाब से चल रहा है यानी जो प्रति है उसको हम मान लिए y। आगे बढ़ते फिर कि यदि कोई व्यक्ति, पहला पॉइंट प्रश्न से
प्रश्न से यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर, यानी एक व्यक्ति स्कूटर पे बैठता है और बैठने के बाद वो 12 किलोमीटर जाता है और वो कितना रुपया देता है, तो 45 रुपया देता है किराया। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति स्कूटर पे बैठता है और वह 12 किलोमीटर जाता है और कितना पे करता है, तो 45 रुपये पे करता है। अब अगर 12 किलोमीटर का वो 45 रुपया दे रहा है, इसका मतलब है x रुपया तो वो दिया ही दिया है, और अगर 1 किलोमीटर का y रुपया पे कर रहा है तो 2 किलोमीटर कितना होगा, 2y, 3 किलोमीटर का 3y। इसी ढंग से 12 किलोमीटर का कितना होगा, तो 12y, और दोनों मिला के कितना देता है वो, 45 रुपया। इसको लिख दीजिए, यानी x प्लस 12y बराबर 45, वो इतना पे किया, पहला कंडीशन। अब दूसरे के बारे में कहा जाता है कि दूसरा जो व्यक्ति है वह 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये देता है, 73 रुपीज वो पे करता है 20 किलोमीटर के सफर में। ये बेचारा 12 किलोमीटर चला था, 45 रुपया दिया। दूसरा आदमी जो है वह 20 किलोमीटर जाता है और 73 रुपीज देता है। तो ध्यान दीजिए, अगर दूसरा व्यक्ति भी स्कूटर पर बैठेगा तो फिक्स किराया तो देगा ही देगा वो, और इसके साथ ही साथ 1 किलोमीटर का y, 2 किलोमीटर का 2y और 20 किलोमीटर का 20y उसको देना होगा। दोनों मिला के वो देता है कितना, 73। तो आइए दूसरा देखते हैं पुनः, यानी x प्लस 20y इज इक्वल टू 73। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। जब हम समीकरण बना लिए तब हम इसको हल करते हैं। तो हम आपको कहे थे कि हम दूसरे टाइप का सवाल जो है आपको वो बताएंगे तुलनात्मक विधि से। तो तुलनात्मक विधि में हम लोग करते क्या है, तो हम पहले समीकरण से भी चलते हैं, दूसरे से भी चलते हैं, और ध्यान से क्या करते हैं इसमें कि हम x का अगर निकालना चाहें तो x का निकालेंगे पहले से, तो दूसरे में भी क्या निकालना होगा, हमको x का ही मान निकालना होगा। इसी प्रकार से अगर हम पहले समीकरण में y का मान लेंगे तो दूसरे समीकरण में भी हमको किसका मान लेना होगा, तो y का ही मान लेना होगा। यानी तुलनात्मक विधि में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको वेरिएबल कौन सा निकालना है। तो आइए हम चलते हैं। तो पहला समीकरण मेरा क्या है देखते हैं। तो पहला समीकरण था मेरा x प्लस 12y इज इक्वल टू 45, ये मेरा पहला था। इससे क्या करते हैं, हम मान निकाल लेते हैं x का। तो बताइए, अगर 12y प्लस इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी और x इज इक्वल टू 45 माइनस 12y, ये हो गया मेरा। इसको हम नाम दे देते हैं कौन सा, तीसरा। समीकरण का नाम अपने मन से रखते रहिए, सोचिए उचिए मत उसमें कुछ। और दूसरा समीकरण कौन है मेरा, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 73। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले टाइम में आपके पास ऑप्शन है, यानी जब आप पहली बार चल रहे हैं तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप x से भी चल सकते हैं या y से भी चल सकते हैं, लेकिन दूसरे में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर पहला हम आप x निकाले हैं तो दूसरे समीकरण में भी आपको x ही निकालना पड़ेगा, और यदि हम पहले में y निकालेंगे तो दूसरे में भी y निकालना होगा। हम यहाँ भी किसका मान निकालेंगे, x का। तो देखिए क्या होगा, और x इज इक्वल टू 73 माइनस 20y, ये हो गया मेरा दूसरा। इसको बोलते देखो, यहाँ 3 था, ये हो गया मेरा 4। अब क्या देखते हैं हम कि तीसरा समीकरण भी x के बराबर है और चौथा समीकरण भी x के ही बराबर है। चूंकि दोनों समीकरण x के बराबर है, इसीलिए दोनों का RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, यानी हम समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों के RHS को बराबर कर रहे हैं। क्या होगा देखिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। तो हो गया 45 माइनस 12y इज इक्वल टू 73 माइनस 20y। इस समीकरण का RHS है 45 माइनस 12y, तो लिख दे हम 45 माइनस 12y। इस समीकरण का RHS कितना है, तो 73 माइनस 20y, यहाँ लिए 73 माइनस 20y। अब क्या करेंगे हम, तो x वाले y वाले को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। तो कर लीजिए, तो और माइनस 12y प्लस 20y बराबर 73 माइनस 45। क्या किए हम,
ये 20y माइनस था, इधर ले आए तो प्लस हो गया, और ये 45 प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। अब हम इसको बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 12y जो है वह माइनस में है और 20y क्या है तो प्लस में है। यदि दो संख्याओं का चिन्ह भिन्न भिन्न होता है हम उसको घटाते हैं, लेकिन साइन जो होता है हमेशा याद रखिएगा, साइन हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ 20 बड़ा है तो 20 में से अगर 12 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 8y होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 73 में 45 घटाएं तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा, तो यहाँ घटा दीजिए। तो अगर 73 में 5 घटाए, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा था 6 में से 4 गया तो बचा कितना आपका 2, और इससे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा मेरा 78/8। फिर इसको सॉरी y हो जाएगा 28/8। अब बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो y बराबर कितना से कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा 4 से, काटिए 4 से 3 28 और 4 दूनी 8। फिर इसको ले जाते हैं आगे, इससे y का वैल्यू हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब हुआ कि पर किलोमीटर के हिसाब से उसको 3.5 रुपया पे करना पड़ेगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x क्या है मेरा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। हम 1 में रख लेते हैं, तो 1 में रखते हैं तो देखिए क्या होगा, यानी समीकरण 3 से, समीकरण 3 है क्या मेरा, तो x बराबर 45 माइनस 12y हम लिख दिए। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो y का ये वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा 45 माइनस 12 इंटू 7/2। 7/2 काट दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो 45 माइनस 6 इंटू 7, तो 45 माइनस आपका इसको 7 42, तो यहाँ 42 हो गया, कैंसिल कीजिएगा 3, यानी इसका नियत भाड़ा जो है वो 3 रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो 3.5 रुपया है। नियत भाड़ा x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना मिला हमको, तो 3.5। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मेरा जो वैल्यू आया वो सही है गलत है। तो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या था मेरा, x प्लस 12y बराबर 45। आइए रखते हैं इस वैल्यू, x का मान 3 प्लस 12 इंटू इसका मान 7/2 बराबर कितना 45। अब बढ़िए यहाँ से आगे 7 प्लस कैंसिल कीजिए, तो 6 इंटू 7 इक्वल टू 45 और 3 प्लस 7 42 तो 45 और यहाँ भी 45 इक्वल टू 45। यानी हम क्या देखते हैं कि x के इस मान से और y के इस मान से ये जो समीकरण है पहला वो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन हम दूसरा को भी चेक करते हैं। तो आइए दूसरा क्या मेरा, तो दूसरा है x प्लस 20y बराबर 73। अगर यह भी अगर संतुष्ट हो गया, इसका मतलब हम जो निकाले हैं वो सही है। तो ये देखते हैं यहाँ से, यानी x का मान कितना, तो 3 20 इंटू वाई का मान 7/2 बराबर होना चाहिए कितना 73। देखते होता है कि नहीं, 3 प्लस कैंसिल कीजिए, तो यहाँ 10 इंटू 7 बराबर 73। यहाँ से बढ़िया आगे 3 प्लस 70 इज इक्वल टू 73 और 73 इक्वल टू 73। तो हम क्या देखते हैं कि मेरे x और y के वैल्यू से दोनों समीकरण संतुष्ट है। इसका मतलब हम जो निकाले हैं वो सही है। अब हम लोग आगे का एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसी टाइप का। चलिए दूसरे टाइप का दूसरा सवाल है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसको छात्रावास में 1000 रुपये देना पड़ता है। दूसरा है बी जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपया उसको देना पड़ता है। तो आपसे कहता है कि बताइए कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन मूल्य का जो व्यय है वो कितना, आपको बताना है। यानी फिर गौर कीजिए, ये सवाल भी कैसा है कि एक स्टूडेंट जो है वो जब छात्रावास जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि नियत खर्चा देना पड़ता है, यानी फिक्स है कि आप जैसे ही छात्रावास ज्वाइन कीजिएगा आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। यानी हम एक नियत राशि मान लेंगे और वह नियत राशि हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। माना कि छात्रावास का
मासिक व्यय x रुपया है। तो मान लिए कि छात्रावास का जो मासिक व्यय है नियत, माना कि छात्रावास का मासिक नियत व्यय x रुपया है एवं प्रतिदिन के भोजन मूल्य का व्यय y रुपया है। यानी इसमें हम मान लिए कि वह छात्रावास में फिक्स जो खर्च करता है, यानी उसका जो फिक्स है वह x रुपया है, और वह जो पर डे मतलब प्रतिदिन का जो भोजन का खर्चा देता है उसको हम लोग मान लिए वो है। अब बताइए कि अगर हम 2 दिन भोजन करेंगे तो पैसा भोजन ही का ना लगेगा हमको, फिक्स तो लगा हुआ है। यानी एक दिन अगर भोजन में हमको y रुपया लगा तो 2 दिन में कितना लगेगा, तो y यानी 2y। 3 दिन में y 3 बार जोड़ेंगे, इससे 6 गुना कर देंगे यानी 3y। 10 दिन खाएंगे तो 10y, अगर 20 दिन खाएंगे तो 20y हमको लगेगा। लेकिन कब हमको छात्रावास का फिक्स देना होगा तब। मान लीजिए कि हम x रुपया देकर उसका मेंबर बनते हैं, हम मेंबर बन गए, उसके बाद हमको पर डे भोजन का खर्चा लगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ये है जिस पर हमको ध्यान देना है कि एक छात्र जो है वह भोजन कितना दिन करता है, तो वह भोजन करता है छात्र 20 दिन। यानी मेरा पहला पॉइंट यही है कि एक छात्र 20 दिन तक भोजन करता है। जब एक छात्र 20 दिन तक भोजन करता है तो अगर एक दिन के भोजन का खर्चा y है तो 20 दिन का भोजन का खर्चा कितना होगा, तो 20y। लेकिन उसको छात्रावास में एंट्री लेने के लिए कितना देना होगा, x, और वो दोनों मिला कितना रुपया देगा, तो 1000 रुपया देगा। यानी फिक्स हो गया, क्या होगा पहला समीकरण। तो आइए प्रश्न से यानी x प्लस x तो फिक्स हुआ, और कितना दिन भोजन कर रहा है वो लगातार 20 दिन। एक दिन का कितना दे रहा है, y दे रहा है। एक दिन का कितना दे रहा है, y, तो 20 दिन का कितना देगा, 20y। तो ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर वो कितना रुपया देगा, तो 1000 रुपया देगा। ये हो गया पहला समीकरण। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो यहां से है कि b, एक स्टूडेंट है b जो भोजन करता है कितना दिन, तो वह भोजन करता है 26 दिन और देता है कितना वो, तो वो देता है 1180 रुपया। अब जरा सोचिए कि जैसे ही वो भी तो पहले छात्रावास का फी दिया होगा जो मासिक वाला, वो यानी वो भी x रुपया पहले पे किया, और एक दिन के भोजन का उसको भी y रुपया लगा। लेकिन वो भोजन किया कितना दिन, तो भोजन किया 26 दिन। अगर एक दिन का y रुपया है तो 26 दिन का कितना होगा, 26y। तो जैसे ही 26y उसको हम लोग लिखते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो अगर यह 26 दिन भोजन किया तो पुनः इसका हो गया, पहले क्या किया ये, तो पहले छात्रावास का ये मासिक नियत जो था वो दिया, तो कितना दिया x। अब फिर प्लस एक दिन के भोजन का अगर y है तो 26 दिन का कितना होगा, 26y। तो x प्लस 26y बराबर यह कितना पे करता है टोटल, तो टोटल पे करता है 1180। तो ये हो गया 1180। इस तरह से मेरा समीकरण जो है वह पूर्ण हो गया। अब हमको क्या करना होगा, इन समीकरणों के से हमको x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो चूंकि हम दूसरे टाइप में तुलनात्मक लगा रहे हैं तो हम इसको भी तुलनात्मक विधि से ही बताते हैं। तो चलिए हम इसको तुलनात्मक विधि से आपको बना के दिखाते हैं। तो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो x प्लस 20y बराबर 1000। इसमें भी हम मान निकालेंगे किसका, तो x का। तो आइए, और x बराबर 1000, 20y प्लस था उधर जा क्या होगा, तो माइनस। तो ये हो गया 20y, ये हो गया मेरा समीकरण 3। अब हम चलते समीकरण 2 से फिर। तो 2 कितना मेरा, x प्लस 26y बराबर 1180। इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसका, इसमें भी x का। तो और x बराबर 1180 माइनस 26y, और ये हो गया मेरा चौथा। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को, तो यह दोनों x आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों x ही है। तो चूंकि LHS बराबर है इसलिए दोनों समीकरण का ही RHS भी क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी
यानी समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से हम दोनों समीकरण चल रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है मेरा, तो 3 देख लीजिए, यानी 1000 माइनस 20y बराबर इधर कितना है, 1180 माइनस 26y। अब क्या करेंगे, हम y वाले को एक साइड ले आएंगे और जो बिना y वाला उसको एक साइड कर देंगे। कर दीजिए। तो और माइनस 20y, ये 26 जो माइनस देखिए जरा क्या होगा, प्लस, यानी प्लस 26y और यहाँ 1180 माइनस 1000। और अगर 26 में 20 घटाइएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ 6y बराबर हो गया, यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा, तो 180 होगा, 6 से भाग लगा दीजिएगा इसको, तो 180 बटे 6, 6 18, यानी y का मान हो गया 30। इसका मतलब हुआ कि भोजन का जो प्रतिदिन का खर्चा था वो 30 रुपया था। अब हमको ये देखना है कि वो छात्रावास में कितना पे करेगा जो फिक्स है, तो उसके लिए हमको x चाहिए। x हम 3 से निकाल सकते हैं या 4 से, जिससे मनु निकाल लीजिए, हम 3 से निकाल रहे हैं। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है मेरा, वहां देखिए x बराबर 1000 माइनस 20y, यानी 1000 माइनस 20 इंटू 30। अब इसको बढ़ाइए आगे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा y बराबर 1000 माइनस, यहाँ 3 दूनी 6, यानी 600, और इससे 400 रुपया, यानी हुआ इसका नियत जो खर्च हुआ, यानी मासिक खर्च जो फिक्स देता है वह 400 रुपया है, और प्रतिदिन का उसके भोजन का खर्चा कितना है, तो 30 रुपया है। अब सवाल यह है कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत है, तो हम इसको भी पहले चेक करेंगे। तो हम इसको चेक करते हैं। तो क्या हुआ x का मान, तो 400 प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000, और 400 प्लस 600 बराबर 1000। 400 में 600 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 1000। यानी हम क्या देखते हैं कि मेरा x और y के मान से जो हमको समीकरण 1 संतुष्ट हो गया, यानी मेरा समीकरण सेटिस्फाई हो गया, किसके द्वारा, x और y के वैल्यू से। अब हम लोग समीकरण दूसरे को भी चेक करते हैं। दूसरा समीकरण क्या मेरा, तो दूसरा है x प्लस 26y बराबर 1180। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, तो रखिए x का मान कितना, तो 400 प्लस 26, y का मान कितना, तो 30 बराबर 1180। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 400 प्लस, देखिए यहाँ 6 18 का 8, बाकी 1 3 6 1 7, यानी इतना बराबर कितना, 1180। दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी हो गया 1180 बराबर 1180। यानी इस समीकरण में जो हम x और y का मान लाए हैं, मेरा वो क्या है,